बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्ट्री एंड हॉस्पिटल हाइजीन कवर किया था और आज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन जो है वो स्टडी करेंगे। Now what is sterilization? Sterilization is the killing or removal of all microorganism in a material or on an object. Sterilization क्या है? बेसिकली ये किलिंग है और रिमूवल है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का। अब वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स का जो है वो रिमूवल हो रहा है या वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टेरिलाइजेशन। अगर हम बात करें स्टेरिलिटी की, स्टेरिलिटी मीन्स दैट देयर आर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ मटेरियल। अगर स्टेरिलिटी की टर्म यूज हो रही है, इट मीन्स कि उसमें कोई भी मटेरियल है जो स्टेरिलाइज है तो उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि स्टेरिलिटी की कोई डिग्रीज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई इसको जो है हमने उसकी डिफरेंशिएट कर लिया उसके अकॉर्डिंग टू डिग्री नहीं है। मींस स्टेरिलिटी है तो इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं। When properly carried out, sterilization procedures ensure that even highly resistant bacterial endospores and fungal spores are killed. अगर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं, प्रॉपरली कैरिड आउट हो रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि स्टेरिलिटी है या स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट है, वो तब होगा कि जब हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स या फंगल स्पोर्स भी किल हो। इसके ना ही वेजिटेटिव, लेकिन अगर हम स्पोर्स की बात करें, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फंगल हो, वो भी किल होना जरूरी है। जब भी हम कहेंगे कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो एक्यूरेट है और प्रॉपरली जो है वो फॉलो किया गया। Sterilization processes involve the application of a biocidal agent or physical microbial removal process to a product or preparation with the object of killing or removing all microorganisms. यहाँ पे अब जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस की बात हो रही है, बायोसाइडल एजेंट की बात हो रही है और फिजिकल माइक्रोबियल रिमूवल की बात हो रही है। मींस इसमें जो है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स भी यूज होते हैं अगर हम बायोसाइडल की बात करें, और फिजिकल माइक्रोबियल रिमूवल भी होता है। मींस कि उसमें फिजिकल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होंगे। वो आगे जो है दोनों टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इस तरह स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। These processes may involve elevated temperature, reactive gas, irradiation or filtration through a microorganisms proof filter. प्रोसेसेस की बात हो रही है जिसमें एलिवेटेड टेम्परेचर यूज किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, एलिवेट किया जाता है, रिएक्टिव गैसेस यूज होती हैं, इरेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रूफ फिल्टर जो है वो यूज किए जाते हैं।
The success of the process depends upon a suitable choice of treatment condition. Example, temperature and duration of exposure. सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि हमने कोई भी प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर लिया स्टेरिलाइजेशन के लिए, ऐसा नहीं है। हमें प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है, जिस मटेरियल की जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है और उसका ड्यूरेशन, ऐसा नहीं है कि बस हमने उस टेम्परेचर पे उस मटेरियल को एक्सपोज करवाया और हमने टाइम का कोई ख्याल नहीं रखा। तो हर मटेरियल का जो है एक सुटेबल प्रोसेस होगा, क्योंकि हर मटेरियल जो है वो किसी एक प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब भी तो हम कह रहे हैं कि बायोसाइडिक एजेंट्स यूज होते हैं और फिजिकल माइक्रोबियल रिमूवल भी होता है। तो इसीलिए वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे जिसको स्टेरिलाइज होना है। और अगर हम बात करें कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट तब कहलाएगा जब हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोसीजर फॉलो किया। जैसे एग्जांपल है कि टेम्परेचर तो हमने प्रोवाइड कर लिया, लेकिन उसका ड्यूरेशन भी जरूरी है कि हमने कितने घंटे के लिए जो है उस मटेरियल को एक्सपोज करना है उस टेम्परेचर। जब यहाँ बात हो रही है टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। It must be remembered, however, that with all articles to be sterilized, there is a potential risk of product damage, which for a pharmaceutical preparation may result in reduced therapeutic efficacy, stability, or patient acceptability. वही बात है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि हर मटेरियल का या जो भी मटेरियल है, कोई आर्टिकल जिसको स्टेरिलाइज होना है, उसका एक प्रोसीजर होगा स्पेसिफिक और उसके अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि अगर हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस अगर हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो सुटेबल नहीं है हमारे उस मटेरियल के लिए जिसको हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि वो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसकी एफिकेसी पे आएगा, उसकी स्टेबिलिटी पे आएगा, थेराप्यूटिक एफिकेसी पे आएगा, उसकी स्टेबिलिटी पे आएगा और उसकी पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी पे भी आएगा। क्योंकि अगर वो हमारी प्रोडक्ट डैमेज हो रही है या खराब हो रही है तो उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी भी रिड्यूस होगी, स्टेबिलिटी भी रिड्यूस होगी और पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। क्योंकि जब उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा तो पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस प्रोडक्ट को। इसीलिए हमें जो भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं वो जो हमारे मटेरियल्स है या जिसको हमने स्टेरिलाइज करना है वो उसके अकॉर्डिंग हो कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो सुटेबल होगा हमारे उस मटेरियल के लिए जिसको स्टेरिलाइज करना है। This is best determined from a knowledge of the properties of the sterilizing agent, the properties of the product to be sterilized, and the nature of the likely contaminants. इसके लिए हमें नॉलेज जो है वो रिक्वायर होगी कि हम कौन सा स्टेरिलाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं या उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कौन सा मैकेनिज्म दे रहा है स्टेरिलाइजेशन के लिए। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट टू बी स्टेरिलाइज्ड। जाहिर है हम अगर कोई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें उस मटेरियल या उस प्रोडक्ट का जो है उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि वो किस प्रोसेस को जो है वो सपोर्ट करेगा। एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ द लाइकली कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन से जो है वो प्रेजेंट होंगे या उसकी नेचर क्या हो। तो इन सब के बारे में जो है वो पता होना जरूरी है जब भी हमारा जो स्टेरिलाइजेशन का मैकेनिज्म होगा वो एक्यूरेट होगा या एक्यूरेट कहलाएगा। A suitable sterilization process may then be selected to ensure maximum microbial kill or removal with minimum product deterioration. अगर हमने सुटेबल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो फॉलो किया, सेलेक्ट किया, इससे ये होगा कि वो डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट पे कि वो प्रोडक्ट जो है
वो कौन सा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो सपोर्ट करेगा। अगर हमने उसके मुताबिक ही वो प्रोसेस जो है वो फॉलो किया तो हमारी जो उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारे प्रोडक्ट पे आएगा। मीन्स कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं होगी। अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें उस प्रोसीजर से जो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अगर हमने जो हमारा मटेरियल है वो उसके उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा आएगा हमारी प्रोडक्ट में एज कम्पेयर टू दैट प्रोडक्ट विच डू नॉट सपोर्ट इट एनी टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। अब फिजिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात कर लेते हैं। फिजिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या हैं? Physical agents that destroy microorganisms are still used in food preservation and preparation. Physical agents जो यूज होते हैं वो microorganisms को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए भी यूज होते हैं और प्रिपरेशन के लिए भी। वहां से अगर हमें किल करवाना है, डिस्ट्रॉय करना है माइक्रोऑर्गेनिज्म को, चाहे वो फूड प्रिजर्वेशन की बात की जाए या प्रिपरेशन की बात की जाए, तो वहां पे फिजिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं। फिजिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इंक्लूड वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीट, रेफ्रिजरेशन, desiccation, that is drying, irradiation and filtration. अब एग्जांपल्स हैं फिजिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की, जिसमें हीट एक एग्जांपल है, या प्रोसेस, हम हीट का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करेंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए। रेफ्रिजरेशन भी है, डेसिकेशन भी है, इरेडिएशन भी है और फिल्ट्रेशन। Principles and applications of heat killing. Heat is a preferred agent of sterilization for all materials not damaged by it. Heat preferred agent है स्टेरिलाइजेशन के लिए, लेकिन उन मटेरियल्स के लिए जो मटेरियल्स डिस्ट्रॉय ना हो उस हीट से। क्योंकि कुछ मटेरियल्स को अगर जैसे मैंने बात की थी कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कुछ मटेरियल्स हीट को सपोर्ट ना करें, वो डैमेज हो जाए, तो वहां पे हीट जो है वो यूज नहीं की जाएगी। हीट वहां यूज की जाएगी उन मटेरियल्स के लिए जो डैमेज ना हो हीट से। Heat is a preferred agent of sterilization for all materials not damaged by it. It rapidly penetrates thick materials not easily penetrated by chemical agents. जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स भी यूज होता है और केमिकल एजेंट्स भी यूज होते हैं। तो अगर हम बात करें हीट की, तो ये रैपिडली पेनिट्रेट करता है थिक मटेरियल्स को, जो पॉसिबल नहीं होता केमिकल एजेंट्स के लिए। केमिकल एजेंट्स जो है वो थिक मटेरियल्स में इजीली पेनिट्रेट नहीं होते, लेकिन अगर हम हीट की बात करें तो ये रैपिडली पेनिट्रेट होंगे थिक मटेरियल्स में that are not easily penetrated by chemical agents. अब हीट की अगर हम बात करें तो उसमें ड्राई हीट भी आता है और मॉइस्ट हीट भी यूज होती है। ड्राई हीट जैसे कि ओवन है, ओवन यूज किया जाता है। ड्राई हीट probably does most of its damage by oxidizing molecules. अब इसका जो प्रोसीजर होगा, जो इसका मैकेनिज्म है कि वो डैमेज करेगा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज करके। लेकिन अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट की, मॉइस्ट हीट की एग्जांपल आपने लैब में भी देखा है ऑटोक्लेव को। ठीक है भाई, ऑटोक्लेव जो है वो मॉइस्ट हीट की एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग वाटर यूज होता है, स्टीम,
तो वो आपने लैब में भी आप इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में परफॉर्म करेंगे। तो moist heat destroys microorganism mainly by denaturing proteins। प्रोटीन्स को डीनेचुरल करेगा ये। The presence of water molecules helps disturb the hydrogen bonds and other weak interactions that hold proteins। क्योंकि यहाँ पे वाटर यूज होगा, जब यहाँ बात हो रही है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो डिस्टर्ब होंगे वाटर की वजह से, और दूसरे वीक इंटरैक्शन जिन्होंने प्रोटीन को होल्ड किया है, ठीक है, तो वो भी डिस्टर्ब होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। Moist heat may disturb membrane lipid as well। membrane lipids को भी डिस्टर्ब करना moist heat का फंक्शन भी है। that it also, yeah, moist heat may disturb membrane lipids as well। Heat also inactivates many viruses, but those that can infect even after their protein coats are denatured require extreme heat treatment। हीट की वजह से वायरस जो है वो इनएक्टिवेट होते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्ट करते हैं। अगर उसके प्रोटीन कोड्स भी खत्म हो जाएं उसके बाद भी जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उसको जो है एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी। अगर उनके प्रोटीन कोड्स में डीनेचुरल हो जाएं फिर भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उनके लिए जो है वो दोबारा से एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, सच एज स्टीम अंडर प्रेशर दैट विल डिस्टर्ब न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन कोड्स डीनेचुरल हो गए, लेकिन अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि उनको जो है वो एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट भी दी जाए, जैसे कि स्टीम अंडर प्रेशर है, तो वो फिर क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम बात करते हैं ड्राई हीट की। ड्राई हीट, इसकी एग्जांपल है ओवन। ड्राई हीट पेनिट्रेट्स सब्सटेंसेस मोर स्लोली देन मॉइस्ट और स्टीम हीट। ड्राई हीट की अगर हम बात करें तो उसकी पेनिट्रेशन जो है ये सब्सटेंस पे जो वो पेनिट्रेट होगा वो स्लोली होगा एज कंपेयर टू मॉइस्ट हीट। It is usually used to sterilize metal objects and glassware। एग्जाम्पल है ड्राई हीट की, जो स्टेरिलाइज होते हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ग्लासवेयर्स हैं, तो वो ड्राई हीट से जो है वो स्टेरिलाइज होते हैं। एंड इज द ओनली सुटेबल मीन्स ऑफ स्टेरिलाइजिंग ऑयल्स एंड पाउडर्स। ऑयल्स हैं, पाउडर्स हैं, वो भी ड्राई हीट से जो है वो हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि अगर हम ड्राई हीट यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ऑब्जेक्ट्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय ड्राई हीट सच एज एन ओवन व्हेन सब्जेक्टेड टू 171 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। वो ऑब्जेक्ट्स जो स्टेरिलाइज हो रहे हैं ड्राई हीट से, अब उसका प्रोसीजर हमें ये रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, ओवन यूज कर रहे हैं, ड्राई हीट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो होगा 171 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। ठीक है, टेम्परेचर और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मैंने आपको जो पहले ही बताया, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि टेम्परेचर क्या रखना है और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या होगा। तो टेम्परेचर इज 171 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्यूरेशन इज 1 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। और 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स और लॉन्गर। अब हमने टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है, तो उसका टाइम भी बढ़ेगा। जैसे वहां टेम्परेचर ज्यादा था 171 था तो टाइम कम था 1 आवर, लेकिन हम जैसे ही टेम्परेचर
कम कर रहे हैं जैसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर रख रहे हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने और ही कम कर दिया टेम्परेचर, अब उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 16 आवर्स और लॉन्गर, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। अब वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की, तो वो है 171 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स और लॉन्गर, और 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 16 आवर्स और लॉन्गर। फिर है an open flame is a form of dry heat used to sterilize inoculating globes and the mouths of culture tubes by incineration and to dry the inside of pipettes. वहां तो हमने बात की ओवन की, पहले जो बात की थी। अभी हम ओपन फ्लेम की बात करते हैं, जो आप लैब में ओपन फ्लेम यूज कर भी चुके हैं। ये भी एक फॉर्म है ड्राई हीट की, जैसे पहले हमने ओवन यूज किया था, यहाँ पे ओपन फ्लेम की बात हो रही है, लेकिन ये भी एक फॉर्म है ड्राई हीट। आपने वायर लूप्स हैं या इनॉकुलेटिंग लूप्स वो स्टरलाइज की हैं आपने ओपन फ्लेम में। उसके अलावा जो माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स है, वो भी जो ट्यूब्स आती हैं उसकी, वो भी इसी ओपन फ्लेम से ही जो है वो स्टरलाइज करना होता है। एंड टू ड्राई द इनसाइड ऑफ पिपेट्स, जो पिपेट्स हैं, ठीक है, वो भी स्टरलाइज होती है इस ओपन फ्लेम से। So, an open flame is a form of dry heat used to sterilize inoculating lobes and the mouth of culture tubes by incineration and to dry the inside of pipettes. अब है moist heat, पहले था dry heat, अब है moist heat. Moist heat, because of its penetrating properties, is a widely used physical agent. Penetrating properties की वजह से ये widely यूज किया जाता है moist heat as a physical agent. Boiling water यूज होता है, जैसे आपको पहले ही बताया। Boiling water destroys vegetative cells of most bacteria and fungi and inactivates some viruses, but it is not effective in killing all kinds of spores. Boiling water है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है वेजिटेटिव सेल्स को, बैक्टीरिया के, उसके अलावा फंजाई, and it also inactivates some viruses. But it is not effective in killing all kinds of spores. जरूरी नहीं है कि ये सारे ही जो स्पोर्स की काइंड्स हैं उसको जो है वो ये किल करे. It is not effective in killing all kinds of spores. Autoclave एग्जाम्पल है moist heat के लिए. Autoclaves rely on moist heat sterilization. However, if water is heated under pressure, its boiling point is elevated. वाटर को हीट किया जाता है इसमें अंडर प्रेशर, और उसका जो बॉइलिंग वाटर है वो एलिवेट होता है. सो टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी रीच. तो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है. This is normally accomplished by using an autoclave in which a pressure of 15 pounds is maintained for 15 to 20 minutes. अब ये प्रोसीजर है ऑटोक्लेव का, जिसमें प्रेशर जो है वो 15 पाउंड रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, और उसके लिए 15 टू 20 मिनट्स जो है वो हमें देने पड़ते हैं ताकि वो प्रेशर जो है वो मेंटेन हो. और डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लोड, वो भी डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ द लॉड.
At this pressure, the temperature reaches 121 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जैसे ही वो प्रेशर मेंटेन हुआ 15 पाउंड्स, उस प्रेशर पे टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, विच इज हाई इनफ टू किल स्पोर्स. टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो वो स्पोर्स भी किल कर सकता है. एज वेल एज वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म स्पोर्स को भी किल करेगा. वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स अगर मौजूद हैं उस मटेरियल में, उनको भी किल करेगा. एंड टू डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरसेस. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनको एक्सट्रीम ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है. तो अगर हम ये टेम्परेचर रखते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे ये स्पोर्स को भी किल करता है, वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है, और उसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वायरस में उसको भी डिस्टर्ब करता है. The Centers for Disease Control and Prevention recommends weekly autoclaving of a culture containing heat-resistant endospores to check autoclave performance. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है वो रिकमेंड करता है कि ऑटोक्लेव की परफॉर्मेंस जो है वो वीकली बेसिस पे चेक की जाए. और उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जाहिर कोई भी कल्चर यूज होगा जिसमें हीट रेसिस्टेंट एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे. अब उसकी परफॉर्मेंस को अगर हमें चेक करना है कि ऑटोक्लेव जो है अपना फंक्शन सही दे रहा है या नहीं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएंगे. एंडोस्पोर्स हैं, जाहिर है वो मीडिया जो है वो यूज किया जाएगा, चेक इंक्यूबेट करवाया जाएगा या चेक किया जाएगा कि ग्रोथ वहां हुई है या नहीं. तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ऑटोक्लेव की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कल्चर जिसमें हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो चेक किया जाएगा, वो ऑटोक्लेव किया जाएगा. उसके बाद फिर वो मीडियम चेक किया जाएगा कि वहां पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं. तो इस तरह जो इफेक्ट है या जो एक्टिविटी है या जो फंक्शन है ऑटोक्लेव का, वो पता चल जाएगा कि जो फंक्शन ऑटोक्लेव परफॉर्म कर रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं. तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.